अब तक जो हमने पढ़ा था लेक्चर 5 तक, उसमें हमने क्या सीखा था? ओरिजिनल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसकी जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, और जो नया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसकी जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, उनमें रिलेशन क्या होता है कि जो न्यू मैट्रिक्स होती है उसकी जो रो होती है वो लीनियर कॉम्बिनेशन में होती है रो ऑफ मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो आज हम क्या करते हैं कि इन जनरल कोई मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं सी, जिसकी रो एक्चुअल में क्या होगी, जो मैट्रिक्स हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसके रो के लीनियर कॉम्बिनेशंस में होगी। फिर यहाँ हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, जो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स बी है और जो हमने न्यू मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट की है सी, क्या वो इक्विवेलेंट होंगी, मतलब रो इक्विवेलेंट होंगी? तो इसका ऑब्वियसली जवाब तो ये है कि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने लेक्चर सेकंड में ही ये देखा था कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से जब हम न्यू सिस्टम बनाते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन से, तो एक्चुअल में क्या हो जाता है कि जो सॉल्यूशन सेट होते हैं दोनों के, वो डिफर हो जाते हैं, डिफरेंट पॉसिबल है। दोनों के सॉल्यूशन सेट सेम होना जरूरी नहीं है। इसका मतलब दोनों जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो दोनों इक्विवेलेंट होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो जो हम न्यू मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है, तो वो जरूरी नहीं है कि जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसके रो इक्विवेलेंट हो। तो फिर क्वेश्चन आता है कि वो कब रो इक्विवेलेंट हो सकती है, ठीक है। तो चलो इसको पहले हम चीजों को पहले डेवलप करते हैं और फिर उसके बाद इन क्वेश्चंस का जवाब फाइंड करने की कोशिश करते हैं। लेट B is an uncross P matrix with rows बीटा 1, कितनी रो होंगी इसमें? अन रो होगी ना? वह बीटा आई किस टाइप की दिखेगी? BI1, BI2 और BIJ, और ऐसे ही BI, लास्ट में कितने कॉलम्स हमारे P है ना, तो यहाँ I किस किस के बीच में लाइज करेगा? अन के बीच में लाइज करेगा ना। और ये जो J मैंने जो लिया वो किस में है? 1 से P के बीच में लाइज करेगा, ठीक है। नाउ कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स C with rows गामा 1, गामा 2, और मान लो मैं जो सी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं उसमें कितनी रो ले रहा हूं मैं? अम रो जो लीनियर कॉम्बिनेशंस में होगी इन रो की, बीटा 1, बीटा 2, बीटा अन के, ठीक है। विद रोज गामा which are in linear combination of rows बीटा 1, बीटा 2, बीटा अन, ठीक है। दैट इज फॉर, यहाँ मैं वही नोटेशन यूज कर रहा हूँ, फॉर आई किसके बीच में? अम के बीच में क्या होगा? ये गामा 1, गामा 2, गामा अम जो है वो रो है ना सी मैट्रिक्स की, और लीनियर कॉम्बिनेशंस में है, तो गामा आई जो किस टाइप की दिखेगी? स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिखेगी ना इन रो के, बीटा 1, बीटा 2, bn के। तो I1 बीटा 1 प्लस AI2 बीटा 2 प्लस 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 AI कितना है? अन, तो बीटा, ठीक है। यहां तक क्लियर है ना? ठीक है। तो ये एक्चुअल में अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये एक्चुअल में किस टाइप की दिखेगी? AI1 बीटा 1 क्या है हमारी? B11, B12, B1J और BIP, ठीक है, प्लस AI2 बीटा 2 जो रो है हमारी वो किस टाइप की दिखेगी? B2J और B2P। सिमिलरली ये किस टाइप की दिखेगी? AIN, BN1, BN2, BNJ और BNP, ठीक है। अब जब मैं इसको क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा ना हर एक एलिमेंट वाइज, ठीक है, और फिर क्योंकि एडिशन है तो सबको ऐड करूंगा तो मुझे एक रो मिलेगी ना, तो वो किस टाइप की दिखेगी एक्चुअल में? सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू, कहां तक वेरी करेगा r हमारा? यहाँ देखो जब ऐड करूंगा तो पहला जो
रो का एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, ये प्लस ये, ठीक है। तो आर मेरा कहां तक वेरी करवाना है मुझे, अंत तक ना, ए आई आर, और फिर क्या आएगा बी आर 1, ठीक है। ये पहला समझ में आ गया ना कि पहला एलिमेंट किस टाइप का दिखेगा रो का, ठीक है। सिमिलरली जो जेथ के कोरस्पॉन्डिंग है वो क्या आएगा, आर इज इक्वल टू 1 टू अन ए आई आर बी आर जे, ठीक है। और लास्ट वाला क्या आएगा फिर इस टाइप से, आर इज इक्वल टू 1 टू अन ए आई आर बी आर, ठीक है। और ये एक्चुअल में हमारी क्या है, जो सी मैट्रिक्स है उसकी रो है ना, तो ये किस टाइप की दिखेगी, सी आई 1, सी आई 2 और सी आई जे और सी आई, लास्ट वाला क्या होगा हमारा पी होगा ना, हाँ यहाँ पी आएगा, ठीक है। तो सी आई, ठीक है। जो रो सी जो मैट्रिक्स हमने कंस्ट्रक्ट की है उसकी ith रो इस टाइप की होगी ना, तो आई किस किस के बीच में वेरी करेगा, क्योंकि कितनी रो है हमारे पास, रो है ना सी में, और कॉलम कितनी होगी बताओगे सी मैट्रिक्स में, पी, हाँ ठीक है, पी हो जाएगी। तो हमारा जो जे है ये, क्योंकि मैंने बीच में लिया है ना इसको, और ये जो जे है, ठीक है, तो ये कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 1 2 और पी तक वेरी कर रहा है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमारी जो मैट्रिक्स सी है वो कितने क्रॉस कितने ऑर्डर की बनी है, क्रॉस पी की ना। नोट दैट द मैट्रिक्स सी is cross P matrix which can be determined from कितने स्केलर्स हैं। अब ये जो ये कितने स्केलर्स होंगे टोटल हमारे पास, ये जो स्केलर्स हैं एक आई के कोरस्पॉन्डिंग अन स्केलर्स है ना, और आई कितने हैं, है ना, ठीक है। तो कितने स्केलर्स हो गए हमारे पास टोटल, अमन स्केलर्स हो गए ना। तो अगर हमें, क्योंकि बी मैट्रिक्स हमें गिवन है, ठीक है, अगर हमें ये स्केलर्स पता हो, ठीक है, ये सारे ए आई जे जो स्केलर्स अगर ये हमें पता हो तो हमारे पास मैट्रिक्स सी आ जाएगी, ठीक है। दैट मींस जो मैट्रिक्स सी है वो कैसे डिटरमाइन की जा सकती है, फ्रॉम अमन स्केलर्स ए आई जे, ठीक है, विच आर themselves entries of an cross n matrix, ठीक है। अगर ये जो स्केलर्स हैं ए आई जे अमन जो स्केलर्स हैं, अगर इसको हम एक अरे फॉर्म में लिखेंगे तो ये खुद एक मैट्रिक्स बनाएगी क्रॉस n, ठीक है, ठीक है। नोट दैट, अब एक चीज यहां और देखो कि जो आईजीएथ एंट्री होगी सी मैट्रिक्स की वो किस टाइप की होगी, हियर ijth entry of matrix C is given by, क्या होगी, यहां देखो ijth एंट्री क्या थी, ये थे ना इस टाइप की, आई के बीच में था, जे पी के बीच में था, तो ijth एंट्री मेरी इस टाइप की दिख रही थी ना। तो एक्चुअल में क्या आ रही है, सी आई जे सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 टू अन ए आई आर और बी आर जे, ठीक है, यहां तक क्लियर है ना सबको, ठीक है। तो इसका मतलब जो ए और बी है, ठीक है, इसके दोनों के रिलेशन से हमें क्या मिल रही है, एक मैट्रिक्स सी मिल रही है, तो इसको मैं क्या नाम दूंगा, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी, ठीक है। और वो मैट्रिक्स हमें क्या मिलेगी, सी मैट्रिक्स, जिसकी आईजेथ एंट्री क्या होगी, इस प्रकार से दिखेगी, ठीक है। डेफिनेशन, लेट ए बी एन क्रॉस n and b n
uncross P matrix, then the product of A and B is a matrix C whose ijth entry is given by, कैसे थी, सी आई जे इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 1 to n और ए आई आर बी आर जे। ठीक है, आई किस किस के बीच में लाइज कर रहा था, एम के बीच में, और जे किस किस के बीच में लाइज कर रहा था, पी के बीच में। ठीक है, तो ये ध्यान से देखो, एक चीज यहां देखो कि ये मैट्रिक्स जो प्रोडक्ट है वो कब डिफाइंड होगी, जब कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू रो ऑफ नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, जब ये दोनों इक्वल होंगी तब हमारी जो प्रोडक्ट है वो डिफाइंड होगी। और किस तरीके से डिफाइंड होगी, इस तरीके से। ठीक है, ये बात क्लियर है कि यहां तक? ठीक है, और इसको मैं डिनोट किससे करूंगा, प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब अगर ए और बी है तो उसकी प्रोडक्ट ए बी से डिनोट करते हैं ना, तो इसलिए एंड डिनोटेड बाय ए बी। ठीक है, मैं इससे डिनोट करूंगा इसको, दैट इज जो सी मैट्रिक्स हमारी होगी वो एक्चुअल में क्या होगी, ए बी। ठीक है, तो यहाँ एक चीज ये भी नोट कर लो साथ में कि ए है वो अनक्रॉस एन की मैट्रिक्स है और बी है अनक्रॉस पी की मैट्रिक्स है, तो सी हमारी वो आएगी, वो क्या आएगी, अनक्रॉस पी की मैट्रिक्स आएगी। और ये आर जो वेरी करता है वो कहां से लेके, आर इक्वल टू 1 से लेके जो ये नंबर ऑफ कॉलम्स है वहां तक वेरी करता है। ठीक है, अब एक चीज ये नोट किया आपने, जो ये मैट्रिक्स सी है मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, ये हमने ए और बी को प्रोडक्ट जो मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स को, हमारे पास जो मैट्रिक्स सी है ये है, उसकी रो हमने कैसे कंस्ट्रक्ट की है, हमने कैसे डिफाइन किया इसको, इसकी रो किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में, मैट्रिक्स बी के ना। ठीक है, तो मैं इसको एज ए रिजल्ट लिख रहा हूं, रोज ऑफ प्रोडक्ट ए बी आर इन linear combination of rows of matrix B। ठीक है, ये जो, क्योंकि इसको अगर प्रूफ करना हो तो कैसे प्रूफ करेंगे, रो किस टाइप की दिखेगी, सी मैट्रिक्स किस टाइप की दिखेगी ना, और जो एक्चुअल में जब आईजेथ एंट्री जैसे हमने डिफाइन की है वो इस तरीके से दिखेगी, और जब इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, अलग अलग करेंगे, ठीक है, तो ये इस मैट्रिक्स इस टाइप में आएगी ना, और ये एक्चुअल में क्या है, रो ऑफ मैट्रिक्स बी। तो जो हमारी जो सी मैट्रिक्स है उसकी रो किसके लिए कॉम्बिनेशन में है, रो ऑफ मैट्रिक्स बी। ये क्लियर है ना, ये रिजल्ट, और ये प्रूफ भी लिख लोगे ना। ठीक है, चलो रो के बारे में तो हमें पता चल गया, बट कॉलम के बारे में क्या होगा, कि कॉलम ऑफ ए बी किसके लिए कॉम्बिनेशन में होगी, क्या कॉलम ऑफ बी के होगी, तो किसके लिए कॉम्बिनेशन में होगी, हाँ। ठीक है, जो मैट्रिक्स ए बी है, जो उसकी रो तो होगी लीनियर कॉम्बिनेशन में, बी की जो रो है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में होगी, और जो कॉलम होगी ए बी की वो एक्चुअल में लीनियर कॉम्बिनेशन होगी मैट्रिक्स ए के कॉलम के लीनियर कॉम्बिनेशंस में। ठीक है, तो ये मैं एज एक्सरसाइज लिख रहा हूं, जैसे इसका प्रूफ किया ना हमने, मतलब एज ए प्रूफ ही कर दिया हमने जस्ट। ठीक है, रिजल्ट का, तो ऐसे ही सेम क्या होगा, इसको प्रूफ किया जा सकता है कि प्रूव दैट कॉलम्स ऑफ ए बी आर इन linear combination of columns of matrix A। प्रूफ कर लोगे ना ये? ठीक है,
और इसके साथ मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज और दे रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके मैं जब हम एडवांस लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें ना हम इनको यूज करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये अभी से ही मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ। काफी आसान है, इसको प्रूफ करना उतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। जस्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो हमने सीखी है ना, उसका यूज करना है जस्ट, ठीक है। लेट A be an cross n matrix and B is an cross P matrix with columns B1 B2, कितने कॉलम्स होंगे? P कॉलम्स होंगे ना, BP। वह जो BJ होगा, ठीक है, वो किस टाइप की दिखेगी कॉलम इसकी? B1J B2J और इसे BNJ, ठीक है। और J किसके बीच में लाइज करेगा? एक्चुअली में P कॉलम से ना, ठीक है। प्रूव दैट jth कॉलम ऑफ मैट्रिक्स AB डिफाइंड है ना, ठीक है। मैट्रिक्स AB इज क्या होगी? jth कॉलम ABJ, दैट इज जो AB प्रोडक्ट हमारी होगी वो क्या होगी? AB1 AB2 और ऐसे लास्ट कॉलम क्या होगी? AB ठीक है। दैट मीन्स जो मैट्रिक्स ए की जब बी के साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो एक्चुअल में कॉलम वाइज होती है बी के साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ए की पहले B1 जो कॉलम है उसके साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर B2 के साथ और फिर ऐसे ही लास्ट, ठीक। तो ये कॉलम्स बनाए ना, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारी क्या होगी? जो ए बी प्रोडक्ट है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वो इस तरीके से दिखेगी, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। जस्ट काफी इजी एक्सरसाइज है, जस्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जैसे हमने डिफाइंड किया है उस तरीके से ही इसको प्रूफ करना है, ठीक है। कर लोगे ना? हाँ। तो अब आगे बढ़ने से पहले मैं जस्ट एक छोटी सी डेफिनेशन एक डिफाइंड कर देता हूं। डेफिनेशन कि मान लो कि हम लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिख रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक जो हमने बी मैट्रिक्स जो हमारी थी, ठीक है, वो किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की क्या थी? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स थी, ठीक है। और फिर हमने एक सी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट की बी के रो के लीनियर कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो एक्चुअल में जो रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं कोई बी मैट्रिक्स हमारे पास, ठीक है, उसके ऊपर रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। वो किसके ऊपर अप्लाई करते हैं? रो के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है। किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करना या फिर किसी नॉन जीरो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके किसी रो को और उसको किसी अनदर अदर रो में ऐड कर देना, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन ही बनती है ना, जो हमारी मैट्रिक्स बनती है, जो नई मैट्रिक्स बनती है रो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद, वो एक्चुअल में क्या बनती है? उसकी रो क्या एक्चुअल में क्या होती है? मैट्रिक्स जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसके रो के लीनियर कॉम्बिनेशन में होती है ना, ठीक है। इसका मतलब अगर अब हम क्या चेक करते हैं कि अगर हम एक रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं बी के ऊपर, ठीक है, तो उसका जब एक रो अप्लाई करते हैं तो जो हमें सी मैट्रिक्स जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है, तो ये हमें मैट्रिक्स पता होगा, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स सी पता होगा, बी भी हमें पता होगा, तो एक रो ऑपरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो मैट्रिक्स ए है वो किस टाइप की दिखेगी? हमारा मेन क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो ये किस टाइप की दिखेगी? पहले मैं एक छोटी सी डेफिनेशन लिख देता हूं कि लेट ए क्रॉस मैट्रिक्स A is called elementary matrix. Elementary matrix if A is obtained by just applying single row operation on cross identity matrix, ठीक है। जो एलिमेंट्रिक कोई मैट्रिक्स ए को क्रॉस किया है उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट्रिक्स मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर
जस्ट एक सिंगल रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो जो मैट्रिक्स मिलेगी हमें उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अगर हम समझना चाहें तो क्या होगा, 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लो आप, क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इसके ऊपर मान लो कि मैं सेकंड रो को क्या कर रहा हूँ, नॉन जीरो स्केलर सी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे एक मैट्रिक्स मिलेगी ना 1 0 0 0 C 0 0 0 1। तो ये क्या होगी, एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स। सिमिलर वे में मान लो कि मैं क्या कर रहा हूँ, जो सेकंड रो उसको C से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में ऐड कर रहा हूँ, तो मुझे मैट्रिक्स क्या मिलेगी 0 1 0 0 C 1। ठीक है, तो ये भी एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो मैं एक एक्सरसाइज लिख रहा हूँ इसके साथ ही, रो ऑपरेशन की जगह कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन हमने पढ़े नहीं है, वो हमें पता ही नहीं है कॉलम ऑपरेशंस क्या होते हैं। ठीक है, जब हम और एक्चुअल में वो एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते अभी हमें पता नहीं है, हमें जरूरत थी रो ऑपरेशंस की। ठीक है, रो ऑपरेशंस की जरूरत क्यों थी वो हमने पिछले लेक्चर्स में जब स्टार्टिंग किया था हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वहां सीखा था। ठीक है, कि क्यों जरूरत पड़ी थी हमें रो ऑपरेशंस की, बट कहीं ऐसा लगा नहीं कि कॉलम ऑपरेशंस भी किसी तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे कोई कॉन्सेप्ट जब जरूरत पड़ेगी तब डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो यहां मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज लिख रहा हूं कि फाइंड all possible elementary matrices of order 2 क्रॉस 2। ठीक है, जैसे रोल रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म निकाली थी ना 2 क्रॉस 2 की, हमने 4 पॉसिबल निकाली थी, वैसे ही एलिमेंट्री मैट्रिक्स फाइंड करनी है 2 क्रॉस 2 की कितनी पॉसिबल है और वो कौन कौन सी पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो चलो मैं थ्योरम लिख रहा हूं। अब ये जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, मतलब इसके ऊपर एक थ्योरम है। ठीक है, वो समझते हैं पहले। ठीक है, वो स्टेटमेंट वो एक्चुअल में क्या है। ठीक है, थ्योरम क्या कहती है कि लेट E is an elementary row operation and E is elementary matrix corresponding to operation E, that is E एक्चुअल में क्या है, जब E हम I के ऊपर अप्लाई करेंगे, ये नोटेशन मैंने पहले भी यूज कर रखी है जब डिफाइन किए थे रो ऑपरेशंस। ठीक है, तब मैंने इसका यूज किया था। इसका मतलब क्या है कि I के ऊपर जो जब हम E ऑपरेशंस यूज करते हैं तो जो मैट्रिक्स हमें ऑब्टेंड होती है उसको मैंने क्या नाम दिया हुआ है, EI। ठीक है, तो E किसके इक्वल होगी, EI के। ठीक है, देन फॉर एनी अन मैट्रिक्स A क्या होगा, वी हैव E A इज इक्वल टू क्या होगा, E A। ठीक है, दैट मींस अगर सेम ऑपरेशन में मैट्रिक्स A के ऊपर अप्लाई करूं तो जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी वो एक्चुअल में किसके इक्वल होगी, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट्री मैट्रिक्स E इनटू में A। ठीक है, दैट मींस कोई भी रो ऑपरेशन है उसको हम कैसे ऑब्टेन कर, उस मैट्रिक्स को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं एक्चुअल में टू मैट्रिक्स की प्रोडक्ट में। ठीक है, ओरिजिनल मैट्रिक्स और जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है उसके प्रोडक्ट में होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल से पहले चलो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए मान लो हमारे पास क्या है 1 2 3 0 1 0 1 0 है। ठीक है, और मैं क्या करता हूं कि जो फर्स्ट रो है मान लो कि लेट ए इज रो ऑपरेशन which is A is multiplication of first row by -1 and adding it to third row।
ठीक है। मान लो कि मैंने ये जो रो ऑपरेशन है वो कैसे मान लिया कि एक रो ऑपरेशन मान लिया, वो एक्चुअल में क्या है कि जो फर्स्ट रो है उसको -1 से मल्टीप्लाई करके जो थर्ड रो है उसमें ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है ना। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स ई ए आएगी वो एक्चुअल में क्या आएगी 1 2 3 0 1 0। और जब मैं ये अप्लाई किया मैंने रो ऑपरेशन तो मुझे क्या मिलेगा 0 -1 और -3। ठीक है, अब एंड जो मैट्रिक्स ई आई आएगा वो एक्चुअल में क्या आएगा, कोई बताएगा? फर्स्ट रो क्या आएगी इसकी ई आई की, जो एलिमेंट्रिक मैट्रिक्स है एक्चुअल में जो मैंने ई से डिफाइन की हुई है। आई के ऊपर ये सेम रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट रो और सेकंड रो सेम है ना, क्योंकि थर्ड रो के ऊपर हमने रो ऑपरेशन अप्लाई किया है। और थर्ड रो के ऊपर अप्लाई कैसे किया कि फर्स्ट रो को -1 से मल्टीप्लाई करके और थर्ड वाले में ऐड करना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जब थर्ड रो में ऐड करेंगे तो क्या आएगा -1 0 1। ये क्लियर है ना? ठीक है, ठीक है। तो अब क्या होगा, नाउ ई ए जो मैट्रिक्स है वो किस टाइप से दिखेगी 1 0 0 0 1 0 -1 1 0 1। ठीक है, और ए मैट्रिक्स मेरी क्या थी 1 2 3 0 1 0 1 1 0। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगी 1 2 3, सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0, यहाँ -1 और -3। और ये एक्चुअल में किसके इक्वल आ गई, जो मैट्रिक्स ई ए है इसके इक्वल आ गई ना। ये क्लियर है ना? ठीक है, तो एक्चुअल में हमने रो ऑपरेशन ए के ऊपर लगाया। ठीक है, तो वो एक्चुअल में किसके इक्वल है, सेम रो ऑपरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स हमें मिलेगी उसकी ए के साथ जो प्रोडक्ट होगी, ठीक है, प्रोडक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी एक्चुअल में उसके इक्वल होगी। ठीक है, तो अब इसको प्रूफ करना है, तो प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ तो अब हमें इन जनरल करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो हम जस्ट एन एग्जांपल लिया था। ठीक है, तो प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ ऑफ थ्योरम। ठीक है, प्रूफ कैसे करेंगे, हमारे पास कितने एलिमेंट्री ऑपरेशन है, 3 है ना। देयर आर 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। We prove the theorem for a row operation E, which is multiplication of by C, by non-zero scalar C, by non-zero scalar C belong to R, to row, to rth row। ठीक है, हमारे पास 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है, तो मैं इस थ्योरम को जस्ट एक ऑपरेशन के लिए प्रूफ कर रहा हूँ। ठीक है, और दूसरे ऑपरेशन के लिए ऑफमैन जो बुक है उसके अंदर उसका प्रूफ दिया हुआ है, और थर्ड जो रो ऑपरेशन है इंटरचेंज का, वो तुम खुद ट्राई करना एक बार। ठीक है, ट्राई कर लोगे ना? ठीक है, इस सेम वे में जैसे हम अभी कर रहे हैं ना, सेम उसी वे में प्रूफ करना है। तो अब यहाँ देखो मैंने क्या काम किया है, जो ई जो रो ऑपरेशन है हमारा वो क्या है कि जो rth रो है उसको नॉन जीरो स्केलर c से मल्टीप्लाई करना है ना। तो हमारे जो एलिमेंट्रिक इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेट e इज एलिमेंट्री मैट्रिक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू e। ठीक है, दैट इज e एक्चुअल में क्या है e i के ऊपर अप्लाई करते हैं ना। ठीक है, तो देयरफॉर इसकी ijth या फिर ikth जो एंट्री होगी वो किस टाइप की दिखेगी, बताओगे कोई? देखो हमने चेंजेस किस में किए हैं, जो आई मैट्रिक्स है उसमें चेंजेस किस में किए हैं, सिर्फ rth रो में किए हैं ना, बाकी सारी रो क्या है
सेम है ना जो आई की है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आई नॉट इक्वल टू आर है, अगर आई क्योंकि अगर ये एलिमेंट rth रो में नहीं है तो सेम जो आइडेंटिमेटिक्स में सेम जो रो होती है सेम उसी टाइप की आएगी ना। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा, डेल्टा आई के। डेल्टा आई के का क्या मतलब है, हियर डेल्टा आई के इज रोनिका। जब मैंने आइडेंटिमेटिक्स को डिफाइन किया था वहां मैंने इसका यूज किया था ना, डेल्टा डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड होता है, डेल्टा आई के इज इक्वल टू 1 इफ आई इज इक्वल टू के और 0 इफ आई नॉट इक्वल टू के, ठीक है। तो डेल्टा आई के टाइप की होगी ना, क्योंकि डायगोनल में जो मैट्रिक्स होगी ये एंट्री अगर आई इज इक्वल टू के है, इसका मतलब क्या है, डायगोनल एंट्री ना। और डायगोनल एंट्री कब होती है, आई इज इक्वल टू के लिए होती है, और वो क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 होती है ना, इसीलिए इसको 1 से अदर बाकी जो एंट्री होगी रो के अंदर वो क्या होगी, एक्चुअल में 0 होगी। ये बात क्लियर है क्या सबको, सबको है ना, ठीक है। अब अगर i इज इक्वल टू आर होता है, अगर rth रो में ये एलिमेंट लेते हैं तो उसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, c से मल्टीप्लाई किया ना, ठीक है। और जो rth रो है वो किस टाइप की दिखेगी, मैट्रिक्स i की, पहले मैट्रिक्स i किस टाइप की दिखेगी, डेल्टा r के टाइप की दिखेगी ना, ठीक है। अगर r इज इक्वल टू k हुआ मतलब डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाएगा, अदरवाइज सारी एंट्री क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। और फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करवा दिया था हमने, rth रो को c से मल्टीप्लाई कर दिया था। यहां तक ये क्लियर है ना, ठीक है। अब देखो हाँ, अब ये मैट्रिक्स क्या है ये बताओ, प्रोडक्ट नाउ ई ए जो मैट्रिक्स आएगी उसकी ijth एंट्री क्या आएगी, हमने प्रोडक्ट कैसे डिफाइन की थी, k इज इक्वल टू 1 टू अम क्रॉस अम की थी ना, तो अम ई आई के और ए के जे, ठीक है। जैसे हमने प्रोडक्ट की ijth एंट्री डिफाइन की थी वो इस टाइप की होगी ना, ठीक है। और ये एक्चुअल में किसके इक्वल आएगा, अगर अब पूरा जो डिपेंड करता है वो इस एंट्री पे डिपेंड करता है ना, पूरी जो प्रोडक्ट हमारी डिपेंड करती है, और वो किसके इक्वल है, ई आई के किसके इक्वल है, डेल्टा आई के इक्वल है ना। तो इसका मतलब अगर आई नॉट इक्वल टू आर है तो ये समेशन एक्चुअल में क्या होगा, k इज इक्वल टू 1 टू अम डेल्टा आई के ए के जे, ठीक है। और अगर i इज इक्वल टू आर है तो ये समेशन किसके इक्वल होगा, k इज इक्वल टू 1 टू अम सी डेल्टा आर के और ए के जे। जस्ट मैंने इसको पुट किया है, ये जो एंट्री है ना बस यहाँ पुट किया है मैंने, ठीक है। ये भी क्लियर है ना, ठीक है। और ये एक्चुअल में किसके इक्वल आएगा, अब ये देखो ये बाकी ये समेशन है ना, बाकी के लिए तो ये सारे 0 होगा, अगर i नॉट इक्वल टू k है तो ये क्या होगा, 0 होगा। ये 1 किसके लिए होगा, सिर्फ i इज इक्वल टू k के लिए 1 होगा ना। तो इसका मतलब जब यहाँ k i हो जाएगा तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बाकी सारा समेशन क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या आ जाएगा, a i j, ठीक है। k इज इक्वल टू i होगा तभी 1 होगा ना इसका कोएफिशिएंट डेल्टा i k, ठीक है। अगर i नॉट इक्वल टू r है, अगर i इज इक्वल टू r है तो ये कब 1 होगा, बाकी के लिए तो 0 होगा ना, सुन जस्ट एक एंट्री बचेगी जब r इज इक्वल टू k होगा, ठीक है। दैट मींस ये k क्या हो जाएगा, r होना चाहिए, दैट मींस ये किसके इक्वल आएगा, c तो हमारा है ही है, a r j। ये बात क्लियर है यहां तक, जस्ट सिंपल बस नोटेशंस में चल रहे हैं। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये मैट्रिक्स कौन सी है, जब हमारी जब हमारी अगर ये एंट्री जो इस मैट्रिक्स की जो आई जे एंट्री है अगर वो rth रो में नहीं है तो सेम ए आई जे मतलब जो मैट्रिक्स ए की रो है एलिमेंट रो की जो एंट्रीज है वो सेम है, और जब rth रो में एग्जिस्ट करती है तो c से मल्टीप्लाई हो जाती है ना, ए की हर एक रो, हर एक जो रो का एलिमेंट है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, c से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसका मतलब ये क्या है, ई ए के इक्वल है ना, ए के ऊपर अगर हम ई ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो वो एक्चुअल में ये मैट्रिक्स देगा ना हमें। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो काफी सिंपल है,
काफी कुछ, उसमें कुछ भी नहीं था। तो इसका मतलब क्या आ गया एक्चुअल में, ijth आएगी, सॉरी, ठीक है। तो एक्चुअल में देयरफॉर ई ए मैट्रिक्स, क्योंकि एंट्री वाइज क्या हो गई, दोनों मैट्रिक्स सेम हो गए ना, तो इसके इक्वल हो जाएगा। ये प्रूफ समझ आया इतना, ठीक है, जस्ट सिंपल। और जो सेकंड ऑपरेशन होता है वो क्या होता है कि किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में ऐड करना, ठीक है। तो उसके लिए मैंने में प्रूफ दिया हुआ है, आप देख सकते हो, अदरवाइज खुद भी ट्राई कर सकते हो प्रूफ करने की, ठीक है। उस केस में क्या हो जाएगा, ये समेशन में समथिंग कुछ एक और रो का जो वो आएगा, यहाँ ये तो मल्टीप्लाई होगी आरथ, बट इसमें डेल्टा अस के भी आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो असथ रो है उसके अंदर ऐड कर देना, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक और हमारे पास यहाँ समेशन में समथिंग आएगा, ठीक है। तो वो आप चेक करना, ठीक है, अपने आप ट्राई करना, ओपन में देखने से पहले, बुक में से देखने से पहले एक बार आप दो जो बाकी दो ऑपरेशंस बच गए उसके लिए खुद से प्रूफ करने की कोशिश करना, ठीक है। ओके, अब एक चीज देखी आपने कि अगर मैं एक रो ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, कोई मैट्रिक्स मुझे गिवन है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स यहाँ, चलो मैं ऊपर लेके चलता हूँ आपको वापस जहाँ हमने डिफाइन किया था, हाँ यहाँ, कि जब मैं बी मैट्रिक्स है उसके ऊपर मैंने एक रो ऑपरेशन लगा के, ठीक है, मुझे एक मैट्रिक्स सी मिलेगी, क्योंकि इसकी जो रो होगी, अगर रो ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ तो लीनियर कॉम्बिनेशन में होगी ना, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स मुझे सी मिलेगी, ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स ए आएगी एक रो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद, वो एक्चुअल में क्या है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। ये बात क्लियर है ना, जो हमने अभी थ्योरम पढ़ी उससे, ठीक है। अब एक जो क्वेश्चन है मेरे माइंड में ये है, क्या यहाँ जो बी मैट्रिक्स है क्या वो सी के रो इक्विवेलेंट होगी क्या, हर बार कोई भी स्केलर चूज करें हम यहाँ, ए आई जो भी चूज करें, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे ए मैट्रिक्स मिलेगी। तो क्योंकि हमें इतना तो पता है कि ये जो इसकी जो रो है वो एक्चुअल में लीनियर कॉम्बिनेशन है बी मैट्रिक्स की जो रो है उसकी, ठीक है। तो क्या ये दोनों मैट्रिक्स बी और सी है रो इक्विवेलेंट होंगी क्या, हालांकि इसका जवाब मैंने स्टार्टिंग में ही दे दिया था, ठीक है। क्यों नहीं, चलो क्यों नहीं हो सकती, पहले इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्यों नहीं हो सकती। सी मैट्रिक्स क्या है, कितने क्रॉस कितने की है, एम क्रॉस पी की है ना, सी मैट्रिक्स हमारी कितने क्रॉस, एम क्रॉस पी की है इतना, और बी मैट्रिक्स हमारी कितने क्रॉस कितने की है, एन क्रॉस पी की है ना, ठीक है। तो अगर इक्विवेलेंट होती है तो वो दोनों सेम साइज की होनी चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ दोनों साइज क्या सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये तो हमें आंसर मिल गया कि ये रो इक्विवेलेंट होना तो जरूरी नहीं है, बट हमें रीजन मिला कि सेम साइज नहीं है। इफ पॉसिबल अगर सेम साइज हो तो, ठीक है, अगर सेम साइज हो, मान लो m इज इक्वल टू अन ले लेता हूं मैं, ठीक है, दोनों के सेम साइज हो जाते हैं, तो क्या पॉसिबल है, फिर क्या पॉसिबल है कि ये रो इक्विवेलेंट होगी इसकी। अगर m इज इक्वल टू 1 है तो m क्रॉस m की बनेगी, ठीक है, ए मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। तो उस केस में क्या पॉसिबल है, रो इक्विवेलेंट होगी। ठीक है, वैसे इसका जवाब तो हमें पहले जो सिस्टम और लीनियर इक्वेशन का पहला लेक्चर स्टार्ट किया था वहीं मिल गया था, और मैंने आज के लेक्चर में भी स्टार्टिंग में इसका जवाब दे दिया था कि जब लीनियर कॉम्बिनेशन से बनाते हैं, मान लो इसमें m इक्वेशंस है, ठीक है, मतलब ये जो मैट्रिक्स है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में m इक्वेशंस है, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं m इक्वेशंस और बनाने लेता हूँ लीनियर कॉम्बिनेशन से, तो उसकी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो आएगी वो ठीक है, समझ गए कि दोनों के सॉल्यूशन सेट में क्या रिलेशन होगा, कि जो हमारा ओरिजिनल सिस्टम है उसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो सबसेट होगा न्यू सिस्टम के, न्यू सिस्टम का जो सॉल्यूशन सेट होगा उसके उसका सबसेट होगा, ठीक है। बट इक्विवेलेंट कब कहते थे, जब नया सिस्टम है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन से जब ओरिजिनल सिस्टम के लीनियर इक्वेशंस बना सके तब उसको इक्विवेलेंट सिस्टम बोलते हैं ना, और फिर जो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स आती है उसको क्या बोलते हैं, रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। इसका मतलब यहां से यहां तक मतलब जा सकते हैं, बट इस मैट्रिक्स के रो के लीनियर कॉम्बिनेशन से अगर मैट्रिक्स बी की रो बना सके तो दोनों क्या हो जाएंगे, रो इक्विवेलेंट हो जाएंगे,
ठीक है, बट ये हमेशा तो जरूरी नहीं है, ठीक है। बट कब जरूरी होगा, मेन क्वेश्चन ये है, कब पॉसिबल है कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या होंगी, रो इक्विवेलेंट होंगी, कब पॉसिबल है। चलो ट्राई करके देखते हैं। लेट let B and C are across an row equivalent matrix। मान लो कि वो रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। तो वो कंडीशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि वो कंडीशंस क्या हो सकती है मैट्रिक्स ए के ऊपर, ठीक है। तो रो इक्विवेलेंट है, तो इसका क्या मतलब है, बी एंड सी नहीं लिखता हूं मैं, जस्ट ये लिख देता हूं। लेट बी इज रो इक्विवेलेंट टू मैट्रिक्स सी, ठीक है। तो रो इक्विवेलेंट है, तो सी से कुछ रो ऑपरेशंस अप्लाई करके ही हमें ये मैट्रिक्स मिली होगी ना। देन देयर एग्जिस्ट some elementary row operations E1 E2 EK such that क्या होगा, such that B किसके इक्वल होगी एक्चुअल में, EK -1 E2 E1 और इसके ऊपर C, ठीक है। इसका मीनिंग वैसे मैंने पहले डिफाइन किया, और इसका मीनिंग क्या है कि पहले मैं मान लो कि पहले मैं C के ऊपर एक रो ऑपरेशन अप्लाई करता हूं, क्योंकि B ऑब्टेंड करने के लिए कुछ फाइनाइट रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे ना। तो मान लो मैंने पहला जो रो ऑपरेशन अप्लाई किया C के ऊपर, वो क्या है, E1 है, ठीक है। तो अगर मैं E1 अप्लाई करता हूं C के ऊपर, तो मुझे एक मैट्रिक्स C1 मिलेगी, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर मैं क्या करता हूं, एक और रो ऑपरेशन C1 के ऊपर एक और रो ऑपरेशन लगाता हूं, मुझे C2 मिलेगी। ऐसे ही मैं ऑपरेशन लगाता जाता हूं, लास्ट में मैं ऑपरेशन EK लगाता हूं, ठीक है। तो मुझे क्या मिल जाती है, लास्ट में मैट्रिक्स B मिल जाती है, ठीक है। रो इक्विवेलेंट का तो ये मतलब है ना, कुछ फाइनाइट रो ऑपरेशन अप्लाई करके, ठीक है। यहां तक क्लियर है ना, ठीक है। अब देखो, इसको मैं जब अप्लाई करता हूं E1 को, ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मान लो कि लेट E1 E2 EK are elementary matrices corresponding to row operations E1 E2 EK, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हर एक रो ऑपरेशन कॉरस्पॉन्डिंग मुझे एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलेगी ना, तो मैंने उनको मान लिया E1 E2 EK है, ठीक है। तो ये जब अप्लाई करूंगा मैं तो ये जो C1 मैट्रिक्स होगी वो एक्चुअल में किसके इक्वल होगी, जो अभी हमने थ्योरम पढ़ी, किसके इक्वल होगी एक्चुअल में। ये जो C1 है एक्चुअल में वो है क्या, E1A है ना, E1C सॉरी E1C है ना, ठीक है। तो इसके ऊपर जब मैं अप्लाई करूंगा, तो ये किसके इक्वल आ रही थी हमारी मैट्रिक्स, ऊपर वाले थ्योरम के अकॉर्डिंग। ये जो थ्योरम थी, सॉरी ये जो थ्योरम थी, इसके अकॉर्डिंग उसके ई जिस कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्रिक्स ई है, एलिमेंट्रिक मैट्रिक्स ई है, उसकी प्रोडक्ट हो जाती है ना सी के साथ। दैट मींस ये जो मैट्रिक्स होगी एक्चुअल में किसके इक्वल होगी मेरी, E1 सी के इक्वल होगी ना। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो, जब मैंने E2 मैंने किसके ऊपर अप्लाई किया, C1 के ऊपर अप्लाई किया, तो इसका मतलब C2 मेरी मैट्रिक्स क्या है, E2 और C मैट्रिक्स है, सॉरी C1 मैट्रिक्स है, ठीक है। C1 के ऊपर मैंने E2 अप्लाई किया है, और C1 मेरी एक्चुअल में क्या थी, ये मैट्रिक्स थी E1C, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगी एक्चुअल में, E2 C1 के इक्वल होगी ना। मैंने E2 जो ऑपरेशन है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई किया, तो थ्योरम के अकॉर्डिंग जो अभी हमने प्रूफ की थी, उसके अकॉर्डिंग C2 जो मैट्रिक्स होगी वो किसके इक्वल होगी, E2 C1 के इक्वल होगी ना। और C1 मेरी मैट्रिक्स क्या है, E1C है ना। तो इसका मतलब
ये किसके इक्वल आ जाएगी, E2 E1 और C। ये बात क्लियर है, सबको क्लियर है ना। सेम वे में ये मैट्रिक्स किसके इक्वल हो जाएगी, बी जो मैट्रिक्स है हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, E के माइनस 1 और E2 E1 और यहाँ C मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, बी मैट्रिक्स इसके इक्वल होगी। ये बात क्लियर है ना। ठीक है, नाउ देयरफॉर B इज इक्वल टू क्या होगी, E के माइनस 1 और E2 E1 C। और इसको मैं मान लेता हूँ P मान लेता हूँ, लेट एंड वी कैन राइट B इज इक्वल टू P या A मान लेता हूँ, B इज इक्वल टू AC। वह थोड़ी सी डिफरेंट होगी ना, उस वे में चली गई, चलो कोई बात नहीं। वह A इज प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। थोड़ी सी उधर उधर हो गई बट कोई बात नहीं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ क्या मिला हमने, अगर B और C रो इक्विवेलेंट है तो जो मैट्रिक्स A आती है वो एक्चुअल में क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। ठीक है, अभी तक हमने ये कंडीशन फाइंड की है। इसका जवाब फाइंड कर रहे थे ना कि ये इक्विवेलेंट कब होगी होगी तो मतलब कौन सी कंडीशंस पे होगी। तो अभी हमने क्या फाइंड किया, B और C अगर रो इक्विवेलेंट है तो ये जो मैट्रिक्स A होती है वो एक्चुअल में क्या होती है, एलिमेंट्री मैट्रिसेस की प्रोडक्ट होती है। ये बात समझ आ गई इतनी, सबको आ गई ना। बट अब कन्वर्स पूछने की कोशिश करें तो, ठीक है, ए कंडीशन हमने निकाल ली कि रो इक्विवेलेंट है तो चलो ए मैट्रिक्स हमारी प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस होगी। बट अब कन्वर्स ट्राई करते हैं कि अगर मेरी सी मैट्रिक्स है वो इस टाइप से दिखेगी, मतलब ए है वो क्या है, प्रोडक्ट है एलिमेंट्री मैट्रिसेस की। ठीक है, तो इस तरीके से है मेरे रिलेशन सी और बी के बीच में। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन आता है कि क्या बी और सी रो इक्विवेलेंट होगी, मतलब कन्वर्स पूछ रहा हूं मैं इस क्वेश्चन का। अभी तक जो हमने ऑब्जर्व किया ना उसका कन्वर्स पूछ रहा हूं मैं, इज कन्वर्स ट्रू। That is, if B is equal to AC for some, that is, let B is equal to AC for some matrix A which is product of elementary matrices is B and C are B and C row equivalent? Yes, क्या कॉन्फिडेंस है। ठीक है, होगी, क्यों होगी, चलो थोड़ा सा मतलब जस्ट रिवर्स चलना है अब हमें। अगर ए मैट्रिक्स हमारी प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्रिक्स मैट्रिक्स है, ठीक है, तो वो किस टाइप की दिखेगी, बी ये किस टाइप से दिखेगी here, फिर B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E के माइनस 1 और ऐसे ही E2 E1 C। ठीक है, इस टाइप की दिखेगी। अब देखो E1 C क्या है, ये जो मैट्रिक्स है ये जो मैट्रिक्स है, पहले E1 C देखो, ये मैट्रिक्स किसके इक्वल होगी, E1 C जो अभी थ्योरम पढ़ के आए हैं, E1 जिसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्रिक्स मैट्रिक्स होगी, जिस रो ऑपरेशन के कोरस्पोंडिंग, उसके ऊपर C के अप्लाई करने के बाद जो आती है मैट्रिक्स EC वो उसके इक्वल होती है ना। ठीक है, तो यहां मैं राइट कर देता हूं, लेट E1 E2 EK आर रो ऑपरेशंस corresponding to matrices EK और E1। ठीक है, सॉरी E1 EK रिस्पेक्टिवली। ठीक है, E1 रो ऑपरेशन क्या है, जब
जो कैपिटल इवन है वो एक एलिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उस जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर कोई रो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद आती है, ठीक है। तो जो रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं वो क्या है, इवन है, ठीक है, हमने मान लिया। सेम इस तरीके से हमारा ई के क्या है, जो रो ऑपरेशन है वो कोरस्पॉन्डिंग टू एलिमेट्रिक मैट्रिक्स ई के है, ठीक है। तो यहाँ देखो बाय अबो थ्योरम यहाँ क्या होगा, जो E1 C है वो एक्चुअल में किसके इक्वल होगी, E1 C के इक्वल होगी ना, ये बात क्लियर है, ठीक है। और ये एक्चुअल में किसके रो इक्विवेलेंट होती है, सी मैट्रिक्स की। अगर एक रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो वो सी मैट्रिक्स की रो इक्विवेलेंट होती है ना। चलो मैं ऐसे नहीं लिखता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, विच इज रो इक्विवेलेंट टू सी। अब मेरे पास ये रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ गई, ठीक है, E1 C जो भी है। अब देखो, अब यहाँ ये क्या होगा, नाउ E2 और ये मैट्रिक्स मेरी E1 C है ना, ये एक्चुअल में किसके इक्वल होगी, E2 E1 C के इक्वल होगी ना। और इसको मैं कैसे राइट कर सकता हूँ, E1 C। ये बात क्लियर है जो अभी तक हमने थ्योरम पढ़ी है। तो इससे क्या, अब ये भी, ये किसकी रो इक्विवेलेंट होगी, E1 C के रो इक्विवेलेंट होगी। और E1 C किसके रो इक्विवेलेंट है, सी मैट्रिक्स के रो इक्विवेलेंट है। तो बाय ट्रांजिटिव रिलेशन ऑफ रो इक्विवेलेंस ये किसके इक्विवेलेंस हो जाएगी, सी मैट्रिक्स के, विच इज रो इक्विवेलेंट टू C। दैट इज in similar way, in similar way B is equal to जो हमारी मैट्रिक्स आएगी वो एक्चुअल में क्या आएगी, E के माइनस 1 E2 और E1 C, ठीक है, which is रो इक्विवेलेंट टू मैट्रिक्स C। ये बात क्लियर है यहां तक, ये चीजें ठीक है, सबको क्लियर है ना। हाँ, तो अब आज के लेक्चर में हमने पूरा क्या सीखा कि हमारा स्टार्ट हमने किया था कि कोई मैट्रिक्स बी है, ठीक है, किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की कोई कोएफिशिएंट मैट्रिक्स सी बी है, उसके रो के लीनियर कॉम्बिनेशन से हमने नई रो ऑब्टेन की और उस रो से जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हुई उसको मान लिया था हमने सी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो वो सी मैट्रिक्स एक्चुअल में किस तरीके से दिखेगी, सी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, जिसकी ijth एंट्री इस तरीके से दिखेगी, ठीक है। तो हमारा मेन क्वेश्चन ये था कि बी और सी रो इक्विवेलेंट कब हो सकती हैं, ठीक है, पूरा जो गोल था ये था। क्योंकि हमारा जो मेन गोल है ना, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, आज हमारा जो मेन गोल था वो क्या था कि अभी तक हमने वर्क किया था वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस पे अप्लाई किया था, ठीक है, उनको रो पे अप्लाई किया था। बट आज हमने क्या किया, जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है ना उसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया तो वो उनको क्या नाम दिया, एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ठीक है। तो उसका जो एक रो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होती है उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्रिक्स मैट्रिक्स विद जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा पूरा जो अब वर्क है वो किस में कन्वर्ट हो गया, नोटेशंस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इवन जो रो ऑपरेशंस है वो भी किसी में कन्वर्ट हो गए, मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो अब जो पूरा वर्क कर सकते हैं हम वो किस में कर सकते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में वर्क कर सकते हैं। अब मैट्रिक्स के फॉर्म में वर्क कर रहे हैं तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि बी और सी जो मैट्रिक्स हमने ऑब्टेंड की है, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन से, तो वो एक्चुअल में कब वो होंगी, रो इक्विवेलेंट होंगी, ठीक है। वैसे तो हमें पता है, पीछे के लेक्चर्स में हम पढ़ के आए हैं, ठीक है, कब रो इक्विवेलेंट होती है, जब रो ऑपरेशंस अप्लाई करते जाते हैं, बट वहां हमने रो ऑपरेशंस वैसे मैथमेटिकली पढ़े थे, ठीक है। अब हम उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो फिर क्वेश्चन आता है कि फिर रो इक्विवेलेंट कब हो सकती है दोनों मैट्रिक्स, ठीक है। तो उस क्वेश्चन का जवाब पाने के लिए हमने ये सब चीजें डिफाइंड की, हमने एक थ्योरम पढ़ी, ठीक है, और उसके बाद हमने ये चीजें ऑब्जर्व की। तो इसको मैं जस्ट एक एज ए रिजल्ट लिख रहा हूं कि लेट A and B are two
m cross n matrices, then b be rho equivalent to a if and only if a is if and only if b is equal to pa for some matrix p which is product of elementary elementary matrices। ये रिजल्ट क्लियर है ना? तो यहां तक हमें पहुंचना था कि अगर प्रोडक्ट में दोनों मैट्रिक्स हमने कंस्ट्रक्ट की है न्यू मैट्रिक्स, तो अगर वो उनके बीच में कुछ रिलेशन है तो ये रो इक्विवेलेंट कब होगी, तो हमने कंडीशन निकाल दी कि ये जो मैट्रिक्स आएगी जो स्केलर्स थे ए आई जे, ठीक है, वहां जब हमने स्टार्टिंग किया तो उसकी जब हम अरे फॉर्म में जब मैट्रिक्स फॉर्म कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो जो मैट्रिक्स आती है वो एक्चुअल में क्या होनी चाहिए, जो एलिमेंट्रिक्स मैट्रिक्स है उसकी प्रोडक्ट में होनी चाहिए, ठीक है, तब दोनों मैट्रिक्स क्या होती हैं, रो इक्विवेलेंट हो जाते हैं, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। आज का लेक्चर ये क्लियर है पूरा? ठीक है, आज का क्लियर है क्या? कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, कोई भी रैंडम, मतलब कुछ भी, किसी प्रकार का ऑब्वियस या किसी प्रकार, किसी भी प्रकार, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। और आज का लेक्चर आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है, और इसकी पीडीएफ है वो मैं ग्रुप में शेयर कर, उसमें चैनल पे शेयर कर ही रहा हूँ, तो वहां मिल जाएगी आपको, ठीक है, थोड़े अच्छे वे में लिखा हुआ। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज